नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का मेक आई एस मेक आई एस में जो हम लोग यूपी पीसीएस का टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, वो आज जो है टेस्ट नंबर 4 हम लोगों का। ये टेस्ट जो हो रहे हैं ये पोल्ट्री से संबंधित है। अभी इसके आगे मतलब और सब्जेक्ट आते रहेंगे। अभी जो पोल्ट्री के ही टेस्ट आ रहे हैं, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। पहला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 मौलिक अधिकार को सूची 2 संबंधित अनुच्छेद से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद दिए गए अनुच्छेद 25 से 28, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो इसमें से सुमेलित करिए, देखिए इसमें से कौन सा सुमेलित हो रहा है। पहला इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मतलब ये अनुच्छेद 23 और 24 से संबंधित है, ये 3 से मिल जाएगा। इसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 25 से 28 से संबंधित है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद किससे संबंधित, अनुच्छेद 29 और 30 से संबंधित है। इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से संबंधित है। तो कौन सा बन जाएगा इसमें, 3 1 2 4 बन रहा है, तो हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा में सम्मिलित हैं। दिया गया है लोकसभा, राज्य विधान परिषद, ग्राम पंचायतें, संयुक्त राष्ट्र संघ। कूट दिया गया है केवल 1 और 2, 1 2 और 3, 1 3 और 4, 1 2 3 और 4। बताइए इसमें से कौन कौन से अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है। तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो है राज्य की परिभाषा में कौन कौन होता है। राज्य की परिभाषा में आते हैं कि संघ सरकार के विधायी और कार्यकारी जो संघ उसके अंग हैं, और राज्य सरकार के विधायी और कार्यकारी अंग हैं, और सभी स्थानीय प्राधिकारी हैं। तो इसमें आ जाएगा हमारा लोकसभा आ ही जाएगा, राज्य विधान परिषद भी आ जाएगा, ग्राम पंचायतें भी आ जाएगी, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं आएगा। और इसके अलावा जैसे कुछ वैधानिक और गैर सांविधिक प्राधिकरण है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, राष्ट्रीय विधि आयोग हो गया, ये सब भी जो है राज्य की परिभाषा में आते हैं। तो विकल्प हमारा 1 2 और 3 बनेगा, विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होंगी। यह अनुच्छेद न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बनाता है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। विकल्प दिया है केवल 1, ना तो 1 ना ही 2, केवल 2, 1 और 2 दोनों। बताइए। इसमें क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है, मतलब इसमें प्रावधान किया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां जो है शून्य होंगी। तो पहला कथन तो हमारा सही हो जाएगा। और दूसरा जो दिया गया है, क्या अनुच्छेद न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बनाता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है हमारा, तो विकल्प हमारा डी बन जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दूसरा, विधि के समान संरक्षण की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। विकल्प दिए गए केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, केवल 1, 1 और 2 दोनों। बताइए इसमें से कौन सही है। पहला कथन जो दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि की समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये तो सही है। ये अनुच्छेद के 14 में इसका प्रावधान किया गया है। और दूसरा कथन कि विधि के समान संरक्षण की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ये गलत है। गलत कहाँ से लिया गया है, लिया गया है यूएसए से।
यानी कि अमेरिका से। तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा तो विकल्प हमारा कौन सही होगा? विकल्प हमारा सही हो जाएगा सी, केवल एक। और ब्रिटिश क्या लिया गया है? ब्रिटिश से लिया गया है विधियों के समान संरक्षण नहीं लिए गए हैं, विधि के समक्ष जो है समता का प्रावधान जो है ये लिए गए हैं ब्रिटेन से। तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 विभेद का प्रतिषेध करता है। दिए गए धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, नागरिकता के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। कूट दिया गया है केवल एक और दो, एक दो तीन और चार, एक दो और चार, एक दो और तीन। बताइए कौन सही है इसमें? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है, अनुच्छेद 15 जो है विभेद का जो प्रतिषेध करता है वो धर्म के आधार पर करता है, इसके अलावा मूल वंश के आधार पर करता है, जात के आधार पर करता है, लिंग के आधार पर करता है, जन्म के स्थान के आधार पर जो है ये विभेद का प्रतिषेध करता है, नागरिकता के आधार पर नहीं करता है। तो विकल्प हमारा कौन सा बन रहा है? एक दो और चार बन रहा है, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियुक्तियों या पदों के आरक्षण से संबंधित है? दिया गया अनुच्छेद 16(1), अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(4). बताइए। इसमें जो है कि कौन सा अनुच्छेद जो है नियुक्तियों और पदों के आरक्षण से संबंधित है? तो इसमें देखा जाए अनुच्छेद 16(4) जो है, अनुच्छेद 16(4) जो है इसमें जो प्रावधान किया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में या राज्य के अधीन सेवाओं में प्राप्त नहीं है, तो इसी के आधार पर जो है नियुक्तियों पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से जो है राज्य को निवारित नहीं करेगी। तो विकल्प हमारा डी बन जाएगा, अनुच्छेद 16(4) बन। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए भारतीय संविधान अस्पृश्यता को समाप्त करता है एवं इसके अभ्यास को निषिद्ध करता है। दूसरा कथन भारतीय संविधान के भाग 3 में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित किया गया है। बताना कौन सा कथन सही है? विकल्प है एक और दो दोनों, केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो। बताइए। पहला कथन कि भारतीय संविधान अस्पृश्यता को समाप्त करता है एवं इसके अभ्यास को निश्चित करता है, ये तो सही है। और ये भाग 3 के अनुच्छेद 17 में इसका प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद 17 में। और दूसरा कथन भारतीय संविधान के भाग 3 में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित किया गया है, ये गलत है, परिभाषित नहीं किया गया है। तो हमारे जो कथन एक सही है, तो विकल्प हमारा कौन सा बन जाएगा? विकल्प हमारा बन जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है कि भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से उपाधियां स्वीकार करने से रोकता है। दूसरा कथन है कि इसके अनुसार राज्य के अधीन किसी लाभ के पद या विश्वास के पद पर आसीन कोई विदेशी राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधियां स्वीकार नहीं कर सकता। इसमें बताना कौन सा कथन सही है? विकल्प है ना तो एक ना ही दो, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों। बताइए इसमें कौन सही है? पहला कथन कि जो अनुच्छेद 18 में व्यवस्था दी गई है कि यह भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से उपाधियां स्वीकार करने से रोकता है, सही गलत है? सही है। ये जो है अनुच्छेद 18 जो है उपाधियां लेने से रोकता है। दूसरा कथन कि इसके अनुसार राज्य के अधीन किसी लाभ के पद या विश्वास के पद पर आसीन कोई विदेशी राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधियां स्वीकार नहीं कर सकता, सही गलत? ये भी सही है, ये भी कथन सही है। दोनों कथन हमारे सही हैं, तो विकल्प हमारा कौन सा बन जाएगा? विकल्प बनेगा हमारा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित किया है। किसको? दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता, शांति का अधिकार, तीसरा है
सूचना का अधिकार, चौथा है हड़ताल का अधिकार। कूट दिया गया है केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, 1, 3 और 4, 3 और 4। बताइए किसको सम्मिलित किए गए हैं? तो उच्चतम न्यायालय ने, जिसमें है कि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो सम्मिलित किया है, उसमें है प्रेस की स्वतंत्रता, इसको भी सम्मिलित किए गए हैं। और शांति का अधिकार, इसको भी शामिल किया है। सूचना का अधिकार, इसको भी शामिल किए गए। हड़ताल का अधिकार, इसको नहीं शामिल किया है। हड़ताल का अधिकार जो है, इसको शामिल नहीं किया गया है। तो 1, 2 और 3 सही है, तो विकल्प हमारा बन जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1(a) पर प्रतिबंध का आधार है? दिए गए हैं विदेशी राज्यों से मित्रों संबंध, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता या उकसाना। पूर्व दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 1, 3 और 4, 2 और 3। बताइए। इसमें से देखा जाए, जो राज्य द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1(a) पर प्रतिबंध जो आधार है, उसमें विदेशी राज्यों से मित्रोत्व संबंध भी है, नैतिकता की स्थापना के आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, न्यायालय की अवमानना भी शामिल है, और किसी अपराध में संलिप्तता या उकसाना ये भी शामिल है। तो चारों शामिल है, तुम्हारा विकल्प बन जाएगा ये 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है यदि आपातकाल का आधार है, दिए गए हैं वह है आक्रमण, वित्तीय अस्थिरता, तीसरा एक राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। पूर्व दिए गए केवल 1, 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2। बताइए। इसमें क्या है कि जब अनुच्छेद 352 के अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है। इसकी व्यवस्था जो की गई थी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा की गई थी। तो इसमें जो है अनुच्छेद 352 का अंतर्गत जो है वह है आक्रमण, जबकि वित्तीय अस्थिरता की व्यवस्था है अनुच्छेद 360 किया गया है। और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, ये इसकी व्यवस्था है अनुच्छेद 356 में। तो जो वह आक्रमण के आधार पर ही अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है। तो मतलब इसमें जो है वह आक्रमण सही है। तो विकल्प हमारा कौन सा बन रहा है? विकल्प बन रहा है केवल एक, ये बन जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या में समाविष्ट किए गए हैं विदेश यात्रा का अधिकार, एकांता का अधिकार, नीति का अधिकार। पूर्व दिया गया है केवल 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। बताइए। इसमें जो दिए गए उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या में समझ किया गया है विदेश यात्रा का अधिकार, ये भी शामिल है। दूसरा जो है एकांता का अधिकार, ये भी शामिल है। तीसरा जो है नीति का अधिकार, ये भी शामिल किया गया। तीनों शामिल किए गए, तो विकल्प हमारा डी बन जाएगा। इसमें कुछ और भी चीज़ें शामिल की गई हैं, जैसे एकांता का अधिकार भी शामिल किया गया है, महिलाओं से संबंधित अधिकार भी शामिल किए गए हैं, आश्रय का अधिकार भी शामिल किया है। तो अनुच्छेद 21 में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में कौन से अधिकार प्रदान नहीं करता है? दिया गया है पहला कि अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, दूसरा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार, तीसरा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वकील से सलाह लेने तथा अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार। पूर्ण दिए गए हैं कि 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3। बताइए। तो जो अनुच्छेद 20 में व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 20 में कौन सी व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 20 का मतलब है जैसे अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए
दो सिद्ध संरक्षण दिए गए हैं। तो इसमें जो अपराधों के लिए दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिए गए हैं, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है कि ये अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 20 में आप लोग तो 20(1) में व्यवस्था की गई भूत लक्ष्य दांडिक विधियों से संरक्षण दिए गए, 20(1) में दिए गए, और 20(2) में दिए गए दोहरे दंड से संरक्षण, और 20(3) दिए गए अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। तो पहला तुम्हारा शामिल है, लेकिन दूसरा और तीसरा जो है ये शामिल है अनुच्छेद 22 में। ये जो है इसमें शामिल है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और जो है गिरफ्तारी संरक्षण दिए गया है। तो इसमें जो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण, तो दो और चीज शामिल नहीं है, तो विकल्प हमारा सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक कथन ए और दूसरा कारण आ रहा है। कथन दिए कि भारत में बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए वर्ष 1976 में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। कारण दिए गए भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा श्रम योजना लागू कर सकता है। नीचे इसमें दिए गए है कि नीचे कूट से सही उत्तर चुनिए। विकल्प दिए गए ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ए तथा आर दोनों सही हैं, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। चौथा, ए सत्य है किंतु आर सत्य है। बताइए इसमें से कौन सही है? इसमें जो व्यवस्था है कि अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 का अनुच्छेद 23 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसमें दिया गया है कि मानव दुर्व्यवहार अर्थात पुरुष, महिला एवं बच्चों की खरीद बिक्री और उनके अनैतिक दुर्व्यवहार को प्रतिबंधित करता है। कौन? अनुच्छेद 23 करता है। लेकिन राज्य जो है सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू कर सकता है। तो कथन तो दोनों सही हैं, नहीं कथन भी सही है, कारण भी सही है। जबकि क्या है आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो विकल्प हमारा ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए कि इसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। और दूसरा, एक लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। पता इसमें दिए गए हैं एक और दो दोनों सही हैं, केवल दो सही हैं, ना तो एक ना ही दो, केवल एक सही है। बताइए इसमें कौन सही है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं कि इसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार है, सही है। दूसरा, कि लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है ना, लगा सकती है। दोनों कथन सही हैं। जब दोनों कथन सही हैं तो कौन सा विकल्प है हमारा? विकल्प ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। और दूसरा कथन है कि अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों को एवं भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। कूट दिया गया है ना तो एक ना ही दो, केवल दो, केवल एक और दो दोनों। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो मूल अधिकारों के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं इसमें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा और लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। पहला कथन सही है। दूसरा का अनुच्छेद 29 तो धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। सही गलत है? ये हमारा गलत है, क्योंकि इसमें जो है अनुच्छेद 29 में सिर्फ अल्पसंख्यकों को मतलब नहीं दिया गया है, ये बहुसंख्यकों को भी दिया गया है। इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। तो इसमें हमारा दूसरा कथन गलत हो जाएगा, कथन एक सही है, तो विकल्प हमारा बन जाएगा सी। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए मूल अधिकारों की विशेषताएं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए है कि ये अस्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत ना कि साधारण विधेयक द्वारा। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना
किया जा सकता है। दूसरा कथन है कि इन्हें सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है। तीसरा कथन है सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं को ऐसी सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर राष्ट्रपति प्रतिबंध आरोपित कर सकते हैं। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, मतलब कितने कथन सही हैं? केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी तीन, कोई भी नहीं, बताइए। इसमें मूल अधिकार की विशेषताएं दी गई हैं। तो विशेषताओं जो पहला कथन है कि ये स्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौती कर सकती है या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत ना कि साधारण विधेयक द्वारा। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। तो ये तुम्हारा सही है। दूसरा कि इन्हें सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक आपात के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है, ये भी हमारा सही है। तीसरा कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर राष्ट्रपति प्रतिबंध आरोपित कर सकते हैं। सही गलत है? ये हमारा गलत है। तीसरा कथन गलत इसलिए है कि इसका जो अधिकार जो है राष्ट्रपति को नहीं दिए गए प्रतिबंध लगाने के, ये अधिकार दिए गए संसद को, केवल संसद को प्राप्त है। तो तीसरा कथन सही है तुम्हारा। इसमें से दो कथन सही है, तो केवल दो सही हो जाएगा, विकल्प हमारा बी। अगला प्रश्न है कि प्रतिषेध रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति द्वारा अवैधानिक रूप से कोई सार्वजनिक पद ग्रहण किया जाता है। दूसरा कि यह रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। दिए गए केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, एक और दो, दोनों। बताइए इसमें से कौन सही है। तो प्रतिषेध रिट के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं कि यह रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति द्वारा अवैधानिक रूप से कोई सार्वजनिक पद ग्रहण किया जाता है। सही गलत है? ये सही नहीं है, ये गलत है। तो जब सार्वजनिक पद ग्रहण किया जाता है तो उसमें जो रिट जारी की जाती है, अधिकार परीक्षक रिट जारी की जाती है। तो दूसरा कथन है कि यह रिट केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। सही गलत है? सही है। दूसरा कथन सही है, तो विकल्प हमारा सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म दिए गए हैं कि अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। दूसरा का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 24 दिए कि मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। चौथा है कि अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो इसमें बताना है कितने युग्म सुमेलित हैं। दिए गया है विकल्प में कि एक युग्म, दो युग्म, तीन युग्म, चार युग्म। बताइए। इसमें जो दिया गया है कि अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, ये तुम्हारा सुमेलित है। दूसरा अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये भी सही है, सुमेलित है। अनुच्छेद 24 मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये हमारा सुमेलित है नहीं, ये हमारा सुमेलित नहीं है। ये व्यवस्था जो दी गई अनुच्छेद 23 में दी गई, अनुच्छेद 24 नहीं दी गया है। अनुच्छेद 24 में क्या दी गया? अनुच्छेद 24 दिए गया कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध दिया गया है। और चौथा अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता, ये सुमेलित है। इसमें से तीन युग्म जो है सुमेलित है, तो विकल्प बन जा रहा है सी, तीन युग्म। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। दिए गए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 29। कूट दिए गया है केवल दो और तीन, एक दो और चार, एक दो और तीन, तीन और चार। बताइए। तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकार कुछ ऐसे हैं जो कि भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। तो उसमें कौन कौन से? अनुच्छेद 15 हो गया, अनुच्छेद 16 हो गया, अनुच्छेद 19 हो गया, अनुच्छेद 29 हो गया, अनुच्छेद 30 हो गया। ये जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसमें कौन कौन सा आ रहा है? अनुच्छेद 15 आ रहा है, अनुच्छेद 19 आ रहा है, अनुच्छेद 29 आ रहा है, तो एक दो और चार आ रहा है। अनुच्छेद जो 22 है ये सबको प्राप्त है, जो भारतीय नागरिक हैं और जो गैर भारतीय नागरिक हैं दोनों को प्राप्त है। तो ये हमारा नहीं होगा।
तो 1, 2 और 4 सही है, तो विकल्प कौन सा बन जाएगा? विकल्प बी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है कि मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार अनुच्छेद 19 में निहित है। दूसरा है कि न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी और बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार माना था। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। विकल्प में है केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, एक और दो, दोनों। बताइए। तो जो पहला कथन है कि मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार अनुच्छेद 19 से संबंध में निहित है, सही गलत है? गलत है। अनुच्छेद 19 नहीं है, अनुच्छेद 21 में निहित है। पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, एक न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना, सही गलत है? ये हमारा सही है। तो दूसरा कथन सही हो रहा है, तो विकल्प हमारा बन जाएगा सी, केवल दो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? दिए गए भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का। बताइए। तो मौलिक अधिकारों को जो उल्लेख किए गए हैं वो भाग 3 किए गए हैं, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा में सम्मिलित करता है। अभी इसी से संबंधित एक प्रश्न आया था पीछे। इसमें दिए गए पहला, केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, गैर संवैधानिक प्राधिकरण। कूट में दिए गया है केवल एक और दो, एक दो और तीन, दो और तीन, एक और तीन। बताइए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो जो 12 दिए गया है, अनुच्छेद 12 में जो शामिल किए गए हैं, जो कि भाग 3 प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा का प्रावधान करता है। इसमें जो है केंद्र सरकार भी शामिल है, राज्य विधानमंडल शामिल है और गैर संवैधानिक प्राधिकरण जो है वो भी शामिल है। तो तीनों शामिल है, तो विकल्प हमारा बन जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं? दिए गए हैं पहला, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51। कूट दिए गया है केवल एक और दो, दो और तीन, एक दो और तीन, केवल एक और तीन। बताइए। तो इसमें जो अनुच्छेद जो है उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं, उसमें जो है अनुच्छेद 13 भी, अनुच्छेद 32 भी, अनुच्छेद 51 नहीं प्रदान करता है। अनुच्छेद 51 क्या दिया गया? अनुच्छेद 51 दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से ये जो है अनुच्छेद 51 संबंधित है। तो विकल्प हमारा कौन सा बन जाएगा? विकल्प हमारा बन रहा है एक। ये बन रहा है कि एक और दो, दोनों बन रहा है। अनुच्छेद 13 क्या दिया गया? अनुच्छेद 13 दिया गया मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 जो है उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी विधि के द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर वे उसे गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। और इसी प्रकार जो है उच्चतम न्यायालय के अलावा उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। उच्च न्यायालय को प्राप्त है 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। तो विकल्प हमारा ये बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी विधि के समक्ष क्षमता से वंचित नहीं किया जा सकता है। और दूसरा कथन दिए गए, विधि के समक्ष क्षमता से आशा किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार को अनुपस्थिति है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। विकल्प है ना तो एक ना ही दो, केवल दो, एक और दो, दोनों, केवल एक। बताइए कौन सा सही है। तो पहला कथन है इसमें कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी विधि के समक्ष क्षमता से वंचित नहीं किया जा सकता। सही गलत? सही है। दूसरा कि विधि के समक्ष क्षमता से आशा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार को अनुपस्थिति है। सही गलत? ये भी हमारा सही है, दोनों कथन सही हैं। तो विकल्प जो है कौन सा बन जाएगा? विकल्प सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस या किन आधारों पर भारतीय संविधान राज्य के द्वारा विभेद का प्रतिषेध करता है? दिए गया है मूल वंश, जन्म स्थान, नागरिकता।
कुल दिए गया है केवल एक और दो, एक और तीन, एक दो और तीन, केवल दो और तीन, बताइए। तो भारतीय संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 15 दिए गया है। अनुच्छेद 15 प्रावधान करता है कि धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है विभेद का प्रतिषेध करता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मूल वंश हो जाएगा, जन्म स्थान हो जाएगा, नागरिकता नहीं, नागरिकता के आधार पर विभेद का प्रतिषेध नहीं करता है। नहीं मतलब करता है, सॉरी, करता है, यानी जो विदेशी नागरिक है उनसे जो है विभेद किया जा सकता है अनुच्छेद 15 के अंदर। जबकि धर्म हो गया और मूल वंश दिया है, जात के आधार पर भी, जात हो गया, लिंग या जन्म के स्थान पर आधार पर जो है भारतीय नागरिकों के मध्य जो है विभेद किया जा सकता है। तो एक और दो सही है, तुम्हारा विकल्प ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि भारत में जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए, सर्वप्रथम इसकी कल्पना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। दूसरा, देश में आरक्षण व्यवस्था की उत्पत्ति का प्रमुख कारण सदियों पुरानी जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी कुप्रथाएं थी। कथन है केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, एक और दो दोनों, बताइए। तो जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था के बारे में जो है इसकी कल्पना जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई। सही गलत है? ये जो है गलत है। इसकी जो है सर्वप्रथम इसकी संकल्पना जो है किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिराव फुले के द्वारा। ज्योतिराव फुले के द्वारा की गई थी। तो पहला तो कथन हमारा गलत है। दूसरा है कि देश में आरक्षण व्यवस्था की उत्पत्ति का प्रमुख कारण सदियों पुरानी जात व्यवस्था और छुआछूत जैसी कुप्रथाएं थी। सही है, दूसरा कथन सही है, तुम्हारा विकल्प बी बन जाएगा, केवल दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। दूसरा का अस्पृश्यता शब्द को संविधान परिभाषित नहीं किया गया है या संविधान में। बताना है कौन सा कथन सही है। विकल्प है केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, एक और दो दोनों, बताइए। तो पहला कथन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 जो है अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। सही गलत है? गलत है। ये अनुच्छेद 18 नहीं दिए गए, अनुच्छेद के 17 दिए गए हैं, अनुच्छेद 17 दिए गए हैं। और दूसरा कथन अस्पृश्यता शब्द को संविधान परिभाषित नहीं किया गया है। सही है, इसकी परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। तो दूसरा कथन सही है, तो विकल्प हमारा बन जाएगा बी, केवल दो। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। दूसरा है किसके अनुसार राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। विकल्प में है कि केवल एक, ना तो एक ना ही दो, एक और दो दोनों, केवल दो, बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है, ये तो सही है, आप लोग जानते ही हैं। दूसरा किसके अनुसार राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ये भी सही हमारा। तो दोनों कथन सही हैं, तो विकल्प हमारा सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वाक स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसके अंतर्गत मूलतः 6 मूल अधिकार थे। दूसरा कि संपत्ति के क्रय, अधिग्रहण और विक्रय के अधिकार को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। बताना है कौन सा कथन सही है। विकल्प है केवल एक, एक और दो दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, बताइए। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वाक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो पहला कथन दिया गया है किसके अंतर्गत मूलतः 6 अधिकार थे। सही गलत है? गलत है, 6 मूल अधिकार नहीं थे, इसके अंतर्गत जो है 7 मूल अधिकार थे। 7वां मूल अधिकार कौन सा है? तो इसमें जो है संपत्ति का अधिकार था। और दूसरा कथन कि संपत्ति के क्रय, अधिग्रहण और विक्रय के अधिकार, यह जो है 7वां मूल अधिकार था, को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया। सही गलत है? ये भी गलत है मेरा। 42वां संविधान संशोधन नहीं, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा
दूसरा गलत है, तो हमारा कौन सा बन जाएगा विकल्प? विकल्प डी बन जाएगा, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। पहला, व्यवसाय विज्ञापन की स्वतंत्रता। दूसरा है कि सरकारी गतिविधियों की सूचना का अधिकार। तीसरा, हड़ताल का अधिकार। और कुल दिए गए हैं 1, 2 और 3, केवल 2 और 3, 1 और 3, 1 और 2 दोनों। बताइए इसमें से जो है कौन सही है? तो उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 में व्यवस्था की गई है, इसके अंतर्गत जो है व्यवसाय विज्ञापन की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो पहला तो कथन हमारा सही है। दूसरा कि सरकारी गतिविधियों की सूचना का अधिकार, ये भी इसमें शामिल किया गया उसको। तीसरा कि हड़ताल का अधिकार, ये शामिल नहीं किया गया है। तो 1, 2 और शामिल किए गए हैं, तो विकल्प बन जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, दिए गया है कि निम्नलिखित में से क्या वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का आधार नहीं है? पहला दिए गए न्यायालय की अवमानना। दूसरा विदेशी राज्यों से मित्रोत संबंध। तीसरा एक नैतिकता की स्थापना। चौथा एक उपरोक्त में कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सही है? इसमें है कि जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने जो आधार हैं, वो आधार यही सब हैं। न्यायालय की अवमानना के आधार पर, विदेशी राज्यों से मित्रोत संबंध के आधार पर, नैतिकता की स्थापना के आधार पर। तो तीनों शामिल हैं, तो इसमें से मतलब एक भी ऐसा नहीं है जो शामिल नहीं है, तो हमारा विकल्प डी बन जाएगा, ऊपरी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, दिए गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(1) जी भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छा के अनुसार व्यवसाय आदि करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। दूसरा, एक राज्य का अधिकार है कि वह विशेष प्रकार के व्यवसायों के लिए तकनीकी ज्ञान या प्रशिक्षण की अर्हता निश्चित कर सकता है। इसमें बताना है कौन सा सही है। 1 और 2 दोनों, केवल 2, ना तो एक ना ही दो, केवल 1। बताइए इसमें कौन सा सही है? तो पहला कथन कि भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 1(g) के अंतर्गत जो है जो व्यवस्था दी गई है, भारत का प्रत्येक नागरिक जो है अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। तो पहला कथन सही है। और राज्य का अधिकार है कि वह विशेष प्रकार के व्यवसायों के लिए तकनीकी ज्ञान या प्रशिक्षण की अर्हता निश्चित कर सकता है। ये भी सही है कि मतलब जो भी व्यवसाय आप करिए, उस व्यवसाय के संबंध में आपको मतलब है पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आप मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाइए, ये आपका अधिकार नहीं है। तो दोनों कथन सही है, तुम्हारा विकल्प बन जाएगा ए। 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि साधारण कानूनी अधिकारों में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं, परंतु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान परिवर्तन आवश्यक है। दूसरा है कि संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति और शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो एक ना ही दो। बताना है, आप बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है सही है। इसमें जो है पहला कथन जो दिए गए कि साधारण कानूनी अधिकारों में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं, परंतु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में परिवर्तन आवश्यक। सही गलत है? सही है। और दूसरा कथन इसमें जो दिए गया है, संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का आधार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको जो है यहाँ से हटा दिया गया। तो दोनों कथन सही है हमारे। पहला सही, दूसरा कथन है, तो विकल्प हमारा कौन सा बन जाएगा? विकल्प सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ अनुच्छेद दिए गए, एक तरफ संबंधित उपबंध दिए गया है। तो पहले दिए गए हैं अनुच्छेद 20(1) दोहरे दंड से संरक्षण, और दूसरे दिए है अनुच्छेद 20(2) भूत लक्ष्य दांडिक विधियों से संरक्षण। तीसरा एक अनुच्छेद 20(3) अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण।
वो कूट दिया गया है, केवल एक सुमेलित है, केवल दो, केवल तीन, एक और दो, एक दो और तीन सुमेलित है। बताइए इसमें से कौन सुमेलित है? तो इसमें जो दिए गए हैं कि अनुच्छेद 20(1) दोहरे दंड से संरक्षण, सुमेलित एक नहीं, ये सुमेलित नहीं है। इसका सुमेल जो होगा भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। और दूसरा एक अनुच्छेद 20(2), इसका जो सुमेल होगा दोहरे दंड से संरक्षण, तो ये भी नहीं सुमेलित है। तीसरा अनुच्छेद 20(3) अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, ये सुमेलित है। तो इसमें केवल तीन जो है सुमेलित है, विकल्प हमारा सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रावधान किए गया है किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरा कथन है, भारत का उच्चतम न्यायालय व्यक्तियों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधियों की संवैधानिकता पर विचार कर नहीं सकता है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। और ये है केवल एक, एक और दो दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। बताइए। पहला कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रावधान किया गया है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सही गलत? सही है, अनुच्छेद 21 में ही व्यवस्था दी गई है। दूसरा, भारत का उच्चतम न्यायालय व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधियों की संवैधानिकता पर विचार नहीं कर सकता है। दूसरा कथन हमारा गलत है। तो दूसरा कथन गलत है, तो कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ए, केवल एक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए। दिया गया है, पहला जीवन रक्षा का अधिकार, दूसरा त्वरित सुनवाई का अधिकार, तीसरा देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, चौथा फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें दिए गए उपर्युक्त में से कितनों की अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में घोषणा की गई है? विकल्प है केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। बताइए। इसमें जो है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है? इसके अंतर्गत जो है जीवन रक्षा का अधिकार शामिल किया गया है, त्वरित सुनवाई का अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, और जबकि फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 21 शामिल नहीं है, अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है, ये अनुच्छेद 19 में शामिल है। तो एक, दो और तीन हमारा सही है, तो विकल्प हमारा कौन सा बन जाएगा? विकल्प हमारा जाए केवल तीन, सी। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 359 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भी निलंबित नहीं किया जा सकेगा? विकल्प है 42वें, 44वें, 91वें, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। बताइए कौन सा सही है? तो इसमें जो है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा या माध्यम से अनुच्छेद 359 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भी निलंबित नहीं किया जा सकेगा। इसके पूर्व यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जो है विशेष आदेश देकर या आदेश निकालकर संविधान के भाग 3 में दिए गए जो मूल अधिकार है उसमें जो वह उचित समझे न्यायालय में परिवर्तित कराए जाने का अधिकार जो है निलंबित कर सकता था। तो विकल्प हमारा कौन सही हो जाएगा? विकल्प जो है बी सही हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, दिया गया कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है? दिया गया है 42वें, 44वें, 91वें, 86वें। बताइए। वन लाइनर इसमें जो है एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। इसमें जो है अनुच्छेद 21 जो जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, वो जोड़ा गया है किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? पहला, किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार। दूसरा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वकील से सलाह लेने तथा अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार। विकल्प दिया गया है, कूट दिए गए, ना तो एक ना ही दो, केवल एक, एक और दो दोनों, केवल दो। बताइए।
तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है मौलिक अधिकार में जो व्यवस्था है इसमें दिए गए है कि किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। दूसरा, गिरफ्तार किए व्यक्ति को वकील से सलाह लेने तथा अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार, ये भी शामिल किए गए हैं मौलिक अधिकार में। ये प्रावधान भी जो किए गए हैं ये अनुच्छेद 22 में किए गए हैं। तो विकल्प हमारा जो है कौन सा बन जाएगा? विकल्प सी। दोनों सही हैं, विकल्प हमारा सी बन जाएगा। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 22 में ही 3 प्रावधान किए गए हैं, 2 तय हो गए हैं, और तीसरा प्रावधान है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जो है 24 घंटे के भीतर जो है निकटतम मजिस्ट्रेट जो है मतलब जो सबसे निकट मजिस्ट्रेट होंगे उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो विकल्प सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिए गए पहला, किसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के लिए दंडित करना है। दूसरा, एक भारतीय संविधान का इस संदर्भ में मौन है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। विकल्प है एक और दो, दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, केवल एक। बताइए। तो जो व्यवस्था दी गई भारतीय संविधान में निवारक निरोध की, उसके संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं किसका उद्देश्य जो है किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के लिए दंडित करना, सही गलत है? ये गलत है। पिछले अपराध के लिए नहीं, भविष्य में किए जाने वाले अपराध के लिए। कौन से? भविष्य में किए जाने वाले, मतलब जो आगे वो अपराध कर सकता है उसको रोकने के लिए निवारक निरोध की व्यवस्था की गई है। और दूसरा कि भारतीय संविधान इस संदर्भ में मौन है। मौन है इसमें? बताइए। मौन नहीं, इसमें अनुच्छेद 22 में इसकी विधिवत व्यवस्था की गई है। तो दोनों कथन हमारे गलत हैं, तो विकल्प हमारा बन जाएगा सी। विकल्प हमारा सी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न है, इसमें ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, क्या अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार अर्थात पुरुष, महिला एवं बच्चों की खरीद बिक्री एवं उनके अनैतिक दुर्व्यवहार को प्रतिबंधित करता है। दूसरा कथन, क्या अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू करने से प्रतिबंधित करता है। तो इसे बताना है कौन सा कथन सही है। विकल्प में है केवल एक, ना तो एक ना ही दो, एक और दो, दोनों, केवल दो। बताइए। पहला कथन जो है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो दिया गया है कि अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार अर्थात पुरुष, महिला एवं बच्चों की खरीद बिक्री और उनके अनैतिक दुर्व्यवहार को प्रतिबंधित करता है। सही गलत? सही है। और दूसरा कि अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा और श्रम योजना लागू करने से प्रतिबंधित नहीं करता है। ये राज्य का अधिकार है कि वो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जो है सार्वजनिक और श्रम योजना के लिए सबको जो है मतलब किसी भी नागरिक को प्रबंधित कर सकता है, प्रतिबंधित नहीं करता है ये। तो दूसरा कथन जो हमारा गलत है, तो विकल्प हमारा कौन सा बन जाएगा? विकल्प हमारा बन जाएगा ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, दिए गए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिशत करता है। विकल्प है 14, 15, 16, 17। बताइए। जो अनुच्छेद 24 जो है किसी फैक्ट्री, खान या अन्य परिसंकटमय गतिविधियों में जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिशत करता है। कितना? 14। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अधिकार प्रदान करता है। कौन सा? किसी धर्म के अनुसार आचरण करने का, बलात् धर्म परिवर्तन का, किसी धर्म का प्रचार करने का। कूट दिया गया है 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1 और 2। बताइए कौन सा सही है। तो भारतीय संविधान का धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त है किसी भी नागरिक को कि उसके द्वारा किसी धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार तो शामिल है। दूसरा, बलात् धर्म परिवर्तन का, ये नहीं शामिल है। और तीसरा, किसी धर्म का प्रचार करने का, ये भी शामिल है। ये जो है अनुच्छेद 50 में दिए गए हैं। दोनों को प्रावधान जो है अनुच्छेद 25 में किए गए हैं। 1 और 3 सही है, तो विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किसी व्यक्ति का धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। दिए गया है लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। बताइए। इसमें जो दिए गया है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किसी व्यक्ति का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है ये अनुच्छेद 25 में दिए गए। आप लोग जानते हैं किसमें? अनुच्छेद 25 में।
तो इस ये जो अधिकार है इसको जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है लोक व्यवस्था के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, यानी कि तीनों के आधार पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं किसके अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा, किसके अनुसार राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। विकल्प है ना तो एक ना ही दो, केवल दो, एक और दो, दोनों, केवल एक। बताइए। इसमें जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं किसके अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, सही है। दूसरा, किसके अनुसार राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये भी कथन सही है हमारा। तो दोनों कथन सही हैं अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। तो कौन सा विकल्प बन जाएगा? विकल्प हमारा सी बन जाएगा, एक और दो, दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक में सम्मिलित हैं। दिए गए हैं केवल भाषाई अल्पसंख्यक और दूसरा केवल धार्मिक अल्पसंख्यक। विकल्प में पूर्ण दिए गए हैं ना तो एक ना ही दो, केवल एक, एक और दो, दोनों। बताइए कौन शामिल है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो है केवल भाषाई अल्पसंख्यक शामिल हैं और केवल धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, दोनों शामिल हैं। दोनों शामिल हैं, हमारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34। बताइए। तो भारतीय संविधान की आत्मा जिसको कहते हैं वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 32 है। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसमें जो है कि भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय को, किसको? सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 205 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 32 जो है संविधान की आत्मा है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ है सशरीर प्रस्तुत किया जाए? दिए गए विकल्प में अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण। बताइए। जो भारतीय संविधान में रिट दी गई हैं उसमें से एक रिट है जो है कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार एक सशरीर प्रस्तुत किया जाए। तो विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश रिट जारी की जा सकती है। दिए गया है इसमें विकल्प में कथन में कि अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध, संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, तीसरा सार्वजनिक संस्थाओं के विरुद्ध। पूर्ण दिए गए केवल 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3, 1 और 2। बताइए। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो परमादेश रिट जारी की जाती है वो अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध और सार्वजनिक संस्थाओं के विरुद्ध, जबकि संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध ये जारी नहीं किया जाता है। तो विकल्प हमारा कौन सा बन रहा है? 1 और 3 सही है। विकल्प हमारा जो है बी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रिट जारी की जा सकती है। दिया गया है अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध, सार्वजनिक निकायों के विरुद्ध, तीसरा की विधायी निकायों के विरुद्ध। और विकल्प पूर्ण दिए केवल 1, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। बताइए। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है प्रतिषेध रिट जो जारी किया जाता है वो किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है, जबकि सार्वजनिक निकायों के विरुद्ध ये जारी नहीं किया जाता है और विधायी निकायों के विरुद्ध भी नहीं जारी किया जाता है। तो इसमें से जो है एक ही सही है। तो विकल्प हमारा कौन सा बन जाएगा? केवल एक सही है। तो विकल्प ए बन जाएगा। इसमें क्या है जो प्रतिषेध रिट है यह रिट केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। यह सार्वजनिक न्यायों, विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी नहीं जारी होता है। किसके विरुद्ध? निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी। विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गया है कि निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना? विकल्प है अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण। बताइए।
तो इसमें जो है जो दिया गया है कि प्रमाणित होना या ना या सूचना देना, किसका अर्थ है? इसका अर्थ है उत्प्रेषण का अर्थ है। उत्प्रेषण उत्प्रेषण मतलब जो मामला जो मतलब अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहा है उसको मतलब है कि न्यायालय जो है अपने पास मंगा लेता है, यानी कि प्रमाणित होना या सूचना, हमको मतलब इस बारे में सूचना दो। तो विकल्प हमारा कौन सही है? विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा अवैधानिक रूप से कोई सार्वजनिक पद ग्रहण किया जाता है तो इस स्थिति में न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी करता है? विकल्प दिए है अधिकारपेक्षा, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण। बताइए। तो अवैधानिक रूप से कोई व्यक्ति यदि सार्वजनिक पद ग्रहण किया जाता है मतलब, तो इस स्थिति में न्यायालय द्वारा जो है अधिकार परीक्षा की रीट जारी की जाए, मतलब उसके अधिकार मतलब आप किस अधिकार से इस पद को ग्रहण किए हैं उससे मतलब न्यायालय द्वारा पूछा जाता है। तो ये रिट है अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि अनुच्छेद 33 भारतीय संविधान के भाग 3 का अपवाद है। दूसरा एक अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। बताना कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, एक और दो, दोनों। बताइए। तो पहला कथन है कि अनुच्छेद 33 भारतीय संविधान के भाग 3 का अपवाद है। सही गलत है? सही है, ये जो अपवाद है। तो इसमें जो अनुच्छेद 33 में व्यवस्था दी गई है कि यह जो है भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति दी गई है। इसकी शक्ति जो है इसकी शक्ति जो संसद को है। और दूसरा जो है अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। गलत है, ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जो है राज्य विधानमंडलों को यह शक्ति नहीं दी गई है। तो एक सही है, तो हमारा बन जाएगा ये केवल एक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? दिए गए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 29। विकल्प में है 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2। बताइए कौन सा सही है? तो भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं अनुच्छेद है उसमें 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है। इसमें से कौन आ रहा है? 15 भी आ रहा है, 29 भी आ रहा है, 22 नहीं आ रहा है। तो 1 और 3 सही है। हमारा विकल्प जो बन जाएगा बी बन जाएगा, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो इसमें से दिए गया अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 30। कुल दिए हैं केवल 1 और 2, 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3। बताइए। तो कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। जैसे कौन कौन से? अनुच्छेद 14 हो गया, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, 22, 23 हो गया, 24, 25, 26, 27, 28। इसमें कौन सा आ रहा है? 14 भी आ रहा है, 23 भी आ रहा है, 30 नहीं है। 30 जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 1 और 2 सही है, तो विकल्प हमारा बन जाएगा ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ अनुच्छेद दिए गए, एक तरफ विषय दिए गया है। तो इसमें दिए गया अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 23 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध नहीं है, प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 14 वित्त के समक्ष समता, ये तो सुमेलित है। दूसरा अनुच्छेद 23 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये सुमेलित है कि नहीं? ये हमारा सुमेलित नहीं है, ये अनुच्छेद 24 में व्यवस्था दी गई है, अनुच्छेद 23 में नहीं। अनुच्छेद 23 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 23 दिया गया मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध दिया गया है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी हमारा सुमेलित है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये भी सुमेलित है। जो सुमेलित नहीं है हमारा जो है बी हो जाएगा, यानी कि ये हमको बताना था कौन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार में निहित है। विकल्प में स्वतंत्रता का अधिकार,
दूसरा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और सी है समानता का अधिकार। चौथा कि शोषण के खिलाफ अधिकार। तो बताइए। तो मौलिक अधिकार के रूप में जो निजता का अधिकार है ना, वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ये दिए गए हैं अनुच्छेद 21 में दिए गए, इसकी व्यवस्था की गई है। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन में है कि मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित होते हैं। दूसरा है कि सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। बताना है कौन सा कथन सही है। केवल एक, ना तो एक ना ही दो, एक और दो दोनों, केवल दो। बताइए। इसमें जो है पहला कथन कि मौलिक अधिकार निरंकुश या सीमित होते हैं, सही गलत? गलत है। निरंकुश या असीमित नहीं, ये सीमित होते हैं, क्योंकि सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। सही गलत? ये भी गलत है, लगा सकती है। ये तो है कि मौलिक अधिकार जो है निरंकुश नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार मौलिक अधिकारों पर जो है प्रतिबंध लगा सकती है। दोनों कथन गलत है, तुम्हारा विकल्प बन जाएगा बी, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समता के अधिकार में सम्मिलित है। दिए गया अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। कूट दिए गए हैं केवल एक और दो, एक दो और तीन, दो तीन और चार, तीन और चार। बताइए। तो समता के अधिकार में क्या क्या शामिल है? समता के अधिकार में है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 शामिल है। तो हमारा अनुच्छेद के 17 शामिल है, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 और 20 शामिल नहीं है। एक और दो सही है, तो विकल्प कौन सही हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा ए, एक और दो शामिल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ये कई बार आ चुका है, इसी टेस्ट में आ चुका है प्रश्न। तो इसमें दिए गए वित्त के समझ क्षमता। दूसरा कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध। तीसरा कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। पूर्ण दिया गया है केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक दो और तीन, केवल दो। बताइए। तो जो मूल अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, उसमें अनुच्छेद ये पहला जो है विधि के समझ क्षमता, ये आता है ना? आता है कि नहीं आता? ये तो आता है। और दूसरा कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिशत, ये जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। सॉरी, ये जो है भारतीयों को प्राप्त है। और तीसरा जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर क्षमता, ये भी भारतीयों को प्राप्त है। ये जो है दोनों लोग प्राप्त है, भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को। तो दो और तीन हमारा सही है, जो कि केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो विकल्प कौन सा बन जा रहा है? विकल्प हमारा बी बनने का। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गया है पहला कथन कि अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। दूसरा कथन है कि यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। तीसरा कथन कि यह व्यवस्था 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। चौथा, यह संशोधन अनुच्छेद 45 के निर्देशक सिद्धांत को बदलता है। इसमें बताना कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। बताइए। इसमें देखा जाए तो पहला कथन सही है कि अनुच्छेद 21 जो है 14 वर्ष तक की कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। दूसरा कि यह केवल यह व्यवस्था आवश्यक शिक्षा के मूल अधिकार के अंतर्गत है, ना कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ नहीं है। ये भी मत सही है। दूसरा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई थी। तीसरा भी कथन सही है। चौथा, कि यह संशोधन जो है अनुच्छेद 45 के निर्देशक सिद्धांत को बदलता है, क्योंकि अन्य जो है डीपीएसपी में भी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 45 में। चौथा भी सही है। तो चारों कथन सही है, तो विकल्प हमारा डी बन जाएगा, सभी चार। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निश्चित करता है।
दूसरा कथन है कि अनुच्छेद 1976 में आपराधिकता अपराध अधिनियम 1955 में बदलाव किया गया और उसका नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया। तीसरा कथन है कि आपराधिकता शब्द को ना तो संविधान में और ना ही इससे संबंधित किसी अधिनियम में इसे परिभाषित किया गया है। तो इसमें बताना है कितने कथन सही हैं। विकल्प दिया गया है, इसमें केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। बताइए। तो इसमें जो है आपराधिकता के अंत के संबंध में जो इसमें कथन दिए गए हैं कि अनुच्छेद 17 जो है आपराधिकता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निश्चित करता है, तो सही है। दूसरा कि 1976 में आपराधिकता अपराध अधिनियम 1955 में बदलाव किया गया और इसका नया नाम जो है नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 किया गया है, ये भी मान सही है। तीसरा, आपराधिकता शब्द को ना तो संविधान में और ना ही इससे संबंधित किसी अधिनियम में इसे परिभाषित किया गया है, सही गलत, ये भी सही है। तो तीनों कथन हमारे सही हैं। जब तीनों कथन सही हैं तो क्या बन जाएगा हमारा विकल्प जो है, विकल्प सी बन जाएगा, सभी तीन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए। दिया गया है पहला कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा किसी भी पेशे को अपनाने या किसी व्यवसाय करने का अधिकार, तीसरा कि संपत्ति का अधिकार, चौथा धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध। तो इसमें बताना है कि उपरोक्त में से कितने अधिकार भारत में रहने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को उपलब्ध हैं। विकल्प में केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। बताइए। तो इसमें जो है केवल भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है उसमें है 15, 16, 19, 29 एवं 30। अब इसमें बताना है कि भारतीय नागरिक एवं विदेशियों यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो दोनों को प्राप्त है, दोनों प्राप्त, ये जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये तो प्राप्त है, और दूसरा किसी भी पेशे को अपनाने या किसी भी व्यवसाय करने का अधिकार ये भी शामिल है, और जो है तीसरा संपत्ति का अधिकार ये शामिल है कि नहीं शामिल है, ये नहीं शामिल है, संपत्ति का अधिकार नहीं शामिल है। और दूसरा चौथा है धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का अनुच्छेद ये तो शामिल नहीं, ये तो जो है 15 में ही है। तो इसमें जो है दो अधिकार जो है दोनों लोग प्राप्त हैं, तो विकल्प बन जाएगा कौन सा, बी, केवल दो। अगला प्रश्न है, दिए गया है कि भूला दिए जाने का अधिकार भारत और विश्व स्तर पर बहस का विषय रहा है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिए गए भूला दिए जाने का अधिकार व्यक्तियों को सर्च इंजन और ऑनलाइन डेटाबेस से व्यक्तिगत जानकारी हटाने का अनुरोध करने की अनुमति देता है। दूसरा, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भूला दिए जाने का अधिकार को एक वैधानिक अधिकार बनाता है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। विकल्प में केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। बताइए। जो प्रश्न दिए गया है कि भूला दिए जाने का अधिकार भारत और विश्व स्तर पर बहस का विषय रहा है, इसमें जो कथन दिए गए हैं भूला दिए जाने का अधिकार व्यक्तियों को सर्च इंजन और ऑनलाइन डेटाबेस से व्यक्तिगत जानकारी हटाने का अनुरोध करने की अनुमति देता है, सही गलत है, सही है। और इसमें जो दूसरा कथन है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भूला दिए जाने के अधिकार को एक वैधानिक अधिकार बनाता है, सही गलत है, ये सही नहीं, ये गलत है। क्योंकि जो दूसरे कथन व्यवस्था दी इसमें है कि ये जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक जो है 2023 नहीं 2019 में व्यवस्था की गई है। 2019 में भूला दिए जाने के अधिकार को एक वैधानिक अधिकार बनाया गया है, तो दूसरा कथन हमारा गलत है, हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा केवल एक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के अनुसार गैर कानूनी गतिविधि की परिभाषा के तहत स्वतः नहीं आती है। विकल्प दिए, भारत की आर्थिक सुरक्षा को खतरा, सार्वजनिक सेवाओं को बाधित करना, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का समर्थन करना, संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले विरोध प्रदर्शन। बताइए इसमें से जो है कौन स्वतः नहीं आता है। तो जो है इसमें से जो है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के अनुसार जो है जो शामिल है, इसमें जो है भारत की आर्थिक सुरक्षा को खतरा शामिल है, दूसरा सार्वजनिक सेवाओं को बाधित करना ये भी शामिल है, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का समर्थन करना ये भी शामिल है, जबकि संपत्ति को क्षति पहुंचाने का विरोध प्रदर्शन ये शामिल नहीं है, ये जो है शामिल नहीं है। तो विकल्प हमारा जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करिए। एक तरफ मौलिक अधिकार दिए गए, एक तरफ संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। इसके बाद स्वतंत्रता का
अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो है अनुच्छेद 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। तो कौन सा विकल्प बन रहा है? 4213 बन रहा है। 4213, एक मिनट, ये बन रहा है 4213। हाँ, 4213 बन रहा है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा, 423। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया है भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, सभी नागरिकों के साथ जाति, रंग, वंश, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना समान व्यवहार। दूसरा, एक वंचित वर्गों तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। बताना है कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। बताइए। इसमें देखा जाए तो सामाजिक न्याय के संदर्भ में जो कथन दिए हैं, सभी नागरिकों के साथ जाति, रंग, वंश, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना समान व्यवहार, ये तो सही है, अनुच्छेद 15 में दिया गया है। और दूसरा, वंचित वर्गों तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार, ये भी सही है, ये भी सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। तो दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन सही है तो विकल्प हमारा बन जाएगा सी, एक और दो, दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि न्यायालय गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश जारी करता है। दूसरा, कि यह गैर कानूनी बंदी या हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक उपकरण है। बताना है कौन सा कथन सही है। दिए गए एक और दो, केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। बताइए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है कि सशरीर हमारे समक्ष प्रस्तुत करना। इसमें जो है न्यायालय गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश जारी करता है, सही है। दूसरा, कि यह गैर कानूनी बंदी या हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक उपकरण है, सही गलत, ये भी सही है। दोनों कथन सही है तो हमारा विकल्प बन जाएगा ए, एक और दो। अगला प्रश्न है। दिए गए कि अनुच्छेद 34 का उद्देश्य क्या है। विकल्प है, आपातकाल के दौरान संविधान की धाराओं का निलंबन। दूसरा, संविधान की कुछ धाराओं को विशेष रूप से लागू करने की अनुमति देना। तीसरा, कि युद्ध या आंतरिक अशांति के दौरान संसद को विशेष शक्तियां देना। चौथा, संविधान में संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण। बताइए कौन सा कथन जो है सही है अनुच्छेद 34 के संदर्भ में। तो अनुच्छेद 34 जो दिया गया है मूल अधिकार के अंतर्गत, इसमें क्या है कि अनुच्छेद 34 जो भारतीय संविधान में कहता है कि जब आपातकाल की स्थिति हो तब संसद को अधिकार होता है कि वह कानून बना सके जो संविधान की उन धाराओं को निलंबित कर सके जो इस स्थिति में लागू नहीं होती। इसका उद्देश्य जो है देश की सुरक्षा एवं शांति को बनाए रखना है। तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा कि आपातकाल के दौरान संविधान की धाराओं का निलंबन। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C में किस प्रकार के अधिकार को वर्णन किए गए। दिए गए शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, सामाजिक और आर्थिक अधिकार। बताइए। तो अनुच्छेद 31C संविधान के तहत जो है सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान देता है। तो विकल्प हमारा जो है डी सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? डी सही हो जाएगा। इसमें क्या है ना कि यह विशेष रूप से उन कानूनों को संरक्षण प्रदान करता है जो गरीबों और वंचित वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो भी अधिकार जो है मतलब बनाए गए हैं या संविधान में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन से अधिकार शामिल हैं। दिया गया है विकल्प में, केवल स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आंदोलन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तीसरा है कि केवल आंदोलन की स्वतंत्रता, और चौथा है कि केवल व्यक्तित्व और निजता के अधिकार। बताइए। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है भारतीय संविधान में, वो दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आंदोलन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि भारतीय न्यायपालिका में न्याय पुनर्विलोकन का अधिकार किस तरह से कार्य करता है।
तो विकल्प डी है, संसद के सभी कानूनों की समीक्षा करने के लिए न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है। दूसरा, केवल राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा की जाती है। तीसरा, न्यायपालिका को संविधान के उल्लंघन के मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय लेने का अधिकार है। चौथा, न्यायपालिका को किसी भी कानून के खिलाफ समीक्षा करने का अधिकार है यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें क्या है कि न्याय पुनर्विलोकन का अधिकार जो है न्यायपालिका को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी कानून की संवैधानिकता की समीक्षा कर सके यदि वह जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो इस तरह जो है हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की भूमिका को सर्वोच्च न्यायालय ने किस फैसले से स्पष्ट रूप से बताया गया है? दिए गए विकल्प में केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस, मिनर्वा मिल्स केस, हसन अली केस। बताइए कौन सा विकल्प सही है? तो जो भारतीय संविधान में न्याय पुनर्विलोकन की भूमिका को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट किया गया था वो केशवानंद भारती केस में किया गया था। ये केशवानंद भारती कब आया था? 1973 में। 1973 में इसमें व्यवस्था की गई थी कि संसद संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत जो है संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 34 को कब और क्यों लागू किया जाता है? दिए गए कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो, जब सरकार द्वारा किए गए सभी कानूनी कदमों पर न्यायिक समीक्षा की जाती हो। तीसरा, कि केवल संविधान के संशोधन के लिए। चौथा, जब आपातकाल घोषित हो। बताइए इसमें क्या है? अनुच्छेद 34 का प्रावधान तब लागू होता है जब देश में आपातकाल की स्थिति होती है या संविधान के उच्च अधिकारों और कर्तव्यों को अस्थायी रूप से निलंबित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है ताकि शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सके। तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। इस तरह जो हम लोगों का चौथा टेस्ट है समाप्त हो गया। इसको आप लोग देखिए और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसका नोट्स भी बनाते चलिए, तब तो टेस्ट देने का फायदा मिलता है।